आज हम मेन की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब हम इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा और बदलाव जल्द आना चाहिए। भारतीय पुरुषों की छवि इतनी बिगाड़ दी गई है, इतनी बिगाड़ दी गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट, वाइफ बीटर और चाइल्ड मोलेस्टर के अलावा कुछ नहीं रह गए। सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए और अन्य अपराधी जो भी इसमें लिप्त हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। हर लड़के के बहुत अरमान होते हैं शादी के पहले, लड़के के नहीं, लड़के के पूरे परिवार के, और ये दो परिवारों का मिलन होता है। कभी शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती। आप पूरी जिंदगी 7 पुश्ते नहीं कमा पाओगे जितना एक रेप केस डाल करके 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। आप पूरी जिंदगी आपकी 7 पुश्ते नहीं कमा सकते। मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपनी बात नहीं बता सकता, अपनी सफरिंग्स नहीं बता सकता। तुम चुप रहो, तुम मर्द हो, तुम तो पावरफुल हो, तुम कैसे टूट सकते हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसकी आवाज कहीं ना कहीं अंधेरे में दब जाती है। क्या आपने सुना है कि पुरुषों के साथ भी अन्याय हो सकता है? क्या आपने सुना है उन किस्से और कहानियों को जहां पर एक पुरुष की जिंदगी, उसका सम्मान, सब कुछ, उसका परिवार, सब कुछ एक झूठ के भेंट चढ़ जाता है? आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी की, मुस्कान रस्तोगी की और सुभाष अतुल के केस की। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज लीगल अड्डा। और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान जी। बरखा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मैम, आप तो एक महिला हैं पर पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। जरा उसके बारे में बताइए कि ये कहानी कैसे शुरू हुआ, वो कौन सी स्टोरी थी जिसने आपके दिल को झकझोरा और आपने ये शुरुआत कर ली? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CNBC आवाज़ का, आपके व्यूअर्स का, कि आज हम मेन की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब हम इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पे चर्चा और बदलाव जल्द आना चाहिए। अब शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगी, मेन आर ह्यूमन टू, और हम सब पहले ह्यूमन बींग्स हैं। जेंडर्स में हमें बाद में डिवाइड कर लीजिएगा कि हम महिला हैं, पुरुष हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, और नाइंसाफ़ी चाहे महिला के साथ हो, चाहे पुरुष के साथ हो, चाहे किसी ट्रांसजेंडर के साथ हो, वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं इसी आवाज़ को हमेशा बुलंद करती रहती हूँ। पुरुषों का साथ कोई नहीं देता। जो पुरुष हैं, मेन आर थर्ड क्लास जेंडर, फॉरगॉटन जेंडर। वो जो सिटीजन है वो थर्ड क्लास सिटीजन, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। अगर उनकी कहीं सुनवाई होती, कोई पटल होता, तो आज ये हाल ना होता, आज उनकी इतनी दुर्दशा ना होती, इतनी प्रताड़ना ना होती, इतनी परेशानियों का सामना ना करते इस देश के पुरुष। जो पुरुष वर्ग है वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ? आखिर कौन सा पटल है? मुझे कोई ये तो बता दे। एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है। जो वुमेन कमीशन है, जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, वहाँ पे लगातार हैरिस हस्बैंड कॉल्स करते रहते हैं, लेकिन वहाँ से उनको क्या जवाब आता है? हम महिलाओं के लिए काम करते हैं। और महिला भी कौन सी? ये जितने CAW सेल्स हैं, बहू सेल्स हैं। बहू सेल, अगर सास यानी कि माँ या बहन यानी कि ननद वहाँ किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट लिखाने जाए, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये परिवार टूट रहे हैं, जो कि बहुत 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 चिंता का विषय है। और ये परिवार क्यों टूट रहे हैं, क्या रीजंस है? पहले मैं ध्रुव आपको बता दूं कि परिवार टूटेगा तो उससे होगा क्या। जब परिवार टूटेंगे तो देश टूटेगा, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फॉरेन फंडेड आ रही है इस देश के परिवारों को तोड़ने की, इस देश को वीक करने के लिए। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमें अगर जल्द इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। चाहे कानून मंत्री हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई पार्लियामेंटेरियन हो, इसके बारे में गहन चर्चा होकर करके और जल्द से जल्द बदलाव लाना पड़ेगा। परिवारों को बचाना पड़ेगा। परिवार ऐसे टूटते हैं, आपको बताती हूँ, कि जो फेमिनिस्ट लॉबी थी
वो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी कि उन्होंने जो फेक फेमिनिज्म है उन्होंने लड़कियों का जो टोटल माइंड वॉश कर दिया है। हर जगह पे आपको दिखेगा कि लड़कों को गालियां दे रही होंगी या उन्हें ट्रोल कर रही होंगी या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा के उन्हें जेल भेजने की एक धमकी जो है ना एकदम कॉमन चीज़ हो गई। हर घर की कहानी, मेट्रो में चले जाइए वहाँ हो रहा होगा, सड़क पे चले जाइए वहाँ हो रहा होगा, ऑफिस में हो रहा होगा, हर जगह हर रोज़ ये किस्से सुनते मिलते हैं। और चाहे वो कोई भी जगह हो, कार्यस्थल पे अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पॉश जैसे जो कानून है इस देश के वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस जेंडर न्यूट्रल नहीं है। आप आए दिन देखिए मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो सुर्खियों में रहता है। किस चीज़ के लिए? थप्पड़बाजी चल रही होती है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, लड़कियां थप्पड़ मार रही होती हैं, हर रोज़ कहानियाँ आती हैं ऐसी। या आपने देखा होगा एक लड़की स्विम सूट में रोज मेट्रो में बैठ के जा रही थी अभी कुछ दिन पहले ही। तो वो स्विम सूट पहन के जा सकती है, बिकनी पहन के जा सकती है, और एक पुरुष जो किसान की ड्रेस में था उसे मेट्रो से नीचे उतार दिया जाता है। तो मतलब जो हमारी पहचान किसान है वो मेट्रो में नहीं चढ़ सकता, लेकिन अश्लीलता से भरे हुए कपड़े, पब्लिक न्यूडिटी करने के लिए भी आतुर लड़कियों को कोई रोक नहीं पा रहा। कानून इसी तो वजह से और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया था, ठीक है, पर ये पुरुष बेचारे कैसे बन गए? कानून सशक्त बनाने के लिए बनाया गया था महिलाओं के लिए। आज वही कानून वो टूल की तरह यूज कर रही हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनकी प्रताड़ना करने के लिए। इस कानून को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है उन्हीं को प्रताड़ित करने के लिए। और इसी वजह से थक हार के पुरुष टूट जाता है जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। द सिस्टम सक्स। पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग चाहिए, क्योंकि कहीं तो उसकी सुनवाई नहीं है। ना उसकी पुलिस स्टेशन में सुनवाई है, ना जुडिशरी में उसकी सुनवाई है, ना उसकी घर में कोई सुनता है, उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं होती, ना उसके दोस्त उसकी सुनते हैं। उसको हर जगह ऐसे निगाहों से देखा जाता है कि यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और सारे लोग अपना अपना बिल्कुल जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। मीडिया ट्रायल इतना अक्सर होता है, जिसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ कि मीडिया ट्रायल ना करिए। कभी भी ये ना सोचिए कि एक साइड, एक पहलू को सोच के आप जजमेंट नहीं दे सकते। जब मीटू आया था, मैं सिंगल हैंडेडली मेन टू इसीलिए लाई थी कि इंडिया नीड्स मेन टू मूवमेंट। जब तक हम सिक्के का दूसरा पहलू नहीं समझेंगे, हम कैसे मान सकते हैं कि हमेशा पुरुष ही गलत होता है? ये किस किताब में लिखा है कि सारी जो महिलाएं हैं वो सीता हैं और सारे पुरुष रावण हैं? ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इस नैरेटिव को ही बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपको बताती हूँ कि पुरुष इतना असुरक्षित है, इतना डर का माहौल है। घर पे वो सुरक्षित नहीं है। घर पे उसके ऊपर इतनी प्रताड़ना होती है और उसे धमकी दी जाती है, तेरे माँ बाप को जेल में भिजा दूंगी, तेरी बहनों को जेल में भिजा दूंगी, तेरे को जेल में सड़ा दूंगी, इतनी सारी धाराएं लगाऊंगी तेरे ऊपर। तो ना तो वो घर में सुरक्षित है, ना कार्यस्थल पे सुरक्षित है, ना सड़क पे, ना रेलवे में, ना एरोप्लेन में। कहाँ पे सुरक्षित है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी में लिखा हुआ है, डोंट गो टू इंडिया अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन फेक केसेस है। ये कितनी शर्मनाक बात है। हम भारत में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, बाहर वाले हमारे देश में टूरिज्म के लिए भी आए। कौन आएगा? इस तरीके से हम आएंगे? ये रॉन्ग मैसेज हम दे रहे हैं। अब भी नहीं आप सोच रहे सही, इस बारे में दिशा में नहीं सोच रहे। और भारतीय पुरुषों की छवि इतनी बिगाड़ दी गई है, इतनी बिगाड़ दी गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रेपिस्ट, ये वाइफ बीटर और चाइल्ड मोलेस्टर के अलावा कुछ नहीं रह गए हैं। अपने ही बच्चों के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं। अगर पिता अपनी लड़की को बताता है कि बॉयफ्रेंड से बात मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तुम्हारे पढ़ने का समय है, तो पिता पे रेप केस डाल दिया जाता है लड़की द्वारा। जब माँ को पता चलता है, ये रियल टाइम केसेस बता रही हूँ, तो माँ जब 4 थप्पड़ मारती है कि तूने पिता के ऊपर रेप केस डाल दिया, पिता ने तो तेरे को कभी आंख उठा के देखा भी नहीं था, तब उसको गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक तो अरेस्ट हो चुके थे पिता, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। डिस्ट्रक्शन इज ऑलवेज, बहुत जल्दी नेगेटिव बातें फैलती हैं और डिस्ट्रक्शन हो चुका था।
अब वो पूरा प्रकरण होगा, उस पिता को उसमें से गुजरना पड़ेगा। क्या ये तीनों लोग कभी मिल सकते हैं, बेटी, माँ और बाप? जी नहीं। ये फैमिली टूट गई। जी। ऐसी लाखों फैमिली टूट रही है। और जो आत्महत्या की दर है पुरुषों की, 3 गुना 2 साल पहले थी, अब तो 4 गुना होने वाली है। हत्याएं भी जोड़ लीजिए, बुरा हाल है। केसेस की वजह से। जी बिल्कुल, ये फर्जी जितने केसेस हैं और ये जो फैमिली इश्यूज हैं, इसकी वजह से पुरुष दम तोड़ रहा है, हर रोज मर रहा है, हर रोज हजारों पुरुष मर रहे हैं। रिपोर्टिंग नहीं होती, मीडिया बायस्ड, कोर्ट बायस्ड, पुलिस स्टेशन बायस्ड, नेता बायस्ड, दे आर बिजी इन रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट। महिलाओं की अपीजमेंट में इतना ज़्यादा ये लगे हुए हैं कि इनको पुरुषों का दर्द दिख ही नहीं रहा, जबकि 80% टैक्स पेयर पुरुष है, इस जीडीपी की काम करने वाला पुरुष है, लेकिन फिर भी उसको मरने के लिए हमने छोड़ रखा। आखिर क्यों? जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। आखिर क्यों? मैं बैलेंस ही तो क्रिएट कर रही हूं। फिर भी ये नेतागण से लेकर के जो बुद्धिजीवी ट्विटर वगैरह पे बैठे हैं, मेरे ही ट्विटर अकाउंट को 4 बार सस्पेंड करवा चुके हैं। बलात्कार हो जाए तेरा, ऑन कैमरा लोग कहते हैं, मर्डर थ्रेड्स, हर एक चीज़ मेरे साथ रेगुलरली होती है। डेली बेसिस पे मेरी आवाज़ को बंद करने की क्यों कोशिश की जा रही? आखिर मैंने मांग क्या लिया? पार्लियामेंट के सामने मैंने धरना किया था, वहाँ मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस ले गई, 8 घंटे उन्होंने मेरी ग्रिलिंग करी। आज मुझे इसलिए आपको बताना पड़ रहा है, आप भी सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बताना पड़ रहा है कि क्या एक राइट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता? क्या अगर महिला आयोग है तो क्या पुरुष आयोग नहीं हो सकता? क्या अगर महिलाओं के लिए इस देश में सारे कानून हैं तो क्या पुरुषों के लिए कानून नहीं हो सकते? तो मैंने क्या गलत पूछ लिया? अगर मुझे पार्लियामेंट के सामने कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैंने इंडिया गेट, जंतर मंतर, आज़ाद मैदान, तो दुनिया भर में मैंने मेन की बात के ऊपर कार्यक्रम कर लिए, कहीं तो सुनवाई हो नहीं रही थी। और मुझे लगता है कि इक्वालिटी की जो बातें महिलाएं करती हैं, तो इक्वालिटी ऐसे आए कि हम महिला आयोग है तो पुरुष आयोग का भी गठन सरकार द्वारा होना चाहिए, एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री होनी चाहिए पुरुषों के लिए, पुरुषों के मुद्दों पे ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित कभी थीं, अभी पुरुष प्रताड़ित है, इसीलिए 4 गुना आत्महत्याएं की दर है। किसी को खुशी से नहीं मरता, किसी को शौक नहीं है मरने का। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें सड़ा देंगे तिहाड़ जेल में, लिख के दे दो कि बदलाव आ जाएगा। मैं सड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं आज भी आपको ये बात कहती हूं, आप सबके साथ हूं, आप इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए, और मैं आपके साथ हूं। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ और सिर्फ मुझे सरकार से एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, पुरुषों के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए, और समान कानून, जेंडर न्यूट्रल लॉज। जो यूसीसी की बातें करते हैं आप, उसमें पति के लिए कोई कानून नहीं है, सिर्फ पत्नी के लिए कानून है। जो आप बोलते हैं ना समान कानून होगा देश में सबके लिए, तो मैंने बड़े सारे नेताओं से इस बारे में सवाल किया है, जवाब अभी तक नहीं मिला कि जो कानून पत्नी के लिए है क्या पति के लिए है। और अगर पति के लिए होता तो अतुल सुभाष, मानव शर्मा, अभी राजा रघुवंशी, नाम की लिस्ट बड़ी बहुत बड़ी है, मैं नाम लेती रहूंगी, कई दिन बीत जाएंगे। तो ये क्यों मरते? अब हम बात करते हैं, आपने राजा रघुवंशी की बात करी है, तो राजा रघुवंशी के मुद्दे से ही शुरुआत करते हैं। जो राजा रघुवंशी का केस हमने देखा जिसने देश को झकझोर दिया, तो इस टाइप के केसेस के पीछे कैसे मानसिकता हो सकती है? नई नई शादी हुई थी, एक आदमी हनीमून पे जाता है, अपने नए जीवन को स्टार्ट करने की सोचता है कि कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, और उसके साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो इसके पीछे कैसी मानसिकता काम करती है मैम? राजा रघुवंशी की जो मृत्यु हुई है, बहुत ही एक गलत संदेश पूरे देश में, और यहाँ तक कि अभी इसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है, मुझे कुछ कॉल विदेशों से भी आई है। बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, इसकी बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो मेरी मांग और परिवार की मांग है, जो मैं पहले दिन से परिवार से कनेक्टेड हूँ, वो ये है कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और अन्य अपराधी जो भी इसमें लिप्त हैं उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खासकर सोनम रघुवंशी जैसी महिलाओं को, जो मास्टरमाइंड होती हैं, चाहे सोनम हो चाहे मुस्कान हो, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा कम से कम, क्योंकि
राजा रघुवंशी जैसे बेटे, लाडले राजा भैया के नाम से वो अपने घर में बुलाए जाते हैं। बहुत ही छोटा बेटा घर का था, बहुत ही प्यारा, बहुत माँ का बड़ा, पिता का बहुत और भाई का दुलारा, एक पूरा जो परिवार होता है। और वो इतने हर्षोल्लास से इस मैरिज को, अरेंज मैरिज को फिक्स करते हैं। उसके बीच में काफ़ी समय है और उसमें वो शॉपिंग करते हैं और इतने अच्छे अच्छे आपको, आप देखिए डांसेस देखिए जो उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। तो काफ़ी हर्षोल्लास से ये पूरा इवेंट जो है, एक जो शादी है उसे किया गया। जहाँ पे मैंने एक वीडियो देखा है जिसने मेरी आंखों में आंसू ला दिए कि राजा अपनी पत्नी की, मतलब सोनम रघुवंशी की आरती पैसों से उतार रहा है, नज़र उतार रहा है। मतलब कि मेरी दुल्हन को नजर न लग जाए, कितना प्यार मन में उसके बसा हुआ है। राजा के मन में अरमान थे अपनी नई जिंदगी को लेके, जी जी, पर सोनम के मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं मालूम था। जी, हर लड़के के बहुत अरमान होते हैं शादी से पहले, लड़के के नहीं, लड़के के पूरे परिवार के। और ये दो परिवारों का मिलन होता है, कभी शादी एक लड़के और लड़की की नहीं होती। तो उस हिसाब से देखिए तो पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रेड फ्लैग्स दिख रहे थे परिवार को भी और लड़के को भी, जिसे उन्होंने ओवरलुक किया। और ये हर केस में होता है। जब भी वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ ये रेड फ्लैग्स थे जो तुमने नहीं देखे। रेड फ्लैग मायने कि जैसे कि माँ देखती थी कि राजा तो बड़ा खुश है लेकिन सोनम इस शादी से खुश नहीं दिख रही। हाँ, सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं है या क्या चक्कर है, वो थोड़ा सा बात नहीं करती है, बहुत कम बात करती है। फिर कई बार माँओं को ऐसा लगता है ना कि भाई शायद लड़की कम ही बात करती होगी या ऐसा ही इसका फेस है, थोड़ा सा सैड सा, या थोड़ा अपने में गुमसुम रहते हैं कई लोग। तो वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसने ये रेड फ्लैग उठाया था, उसने लड़के को पूछा कि ये बात, यहाँ तक कि उसने तो सोनम से डायरेक्टली पूछ लिया कि आप क्यों नहीं बात करते। तो उन्होंने ये बोला कि मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, अपने काम में ऑक्यूपाइड रहती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। अब आप किसी भी माँ को ये बोलेंगे, अगर सोनम रघुवंशी खुश नहीं थी, ठीक है, तो इतना तो करेज होता ही ना। आजकल का समाज इतना ओपन है, हम अपने पेरेंट्स को ना बोल सकते हैं, हम अपने भाई बहन या किसी ट्रस्टेड पर्सन से अपने दिल की बात शेयर करते हैं, तो शेयर कर सकती थी, मना कर सकती थी, शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, इतनी प्रोग्रेसिव थी वो तो, अपना काम धाम कर रही थी, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। वो मना कर सकती थी शादी के लिए, कभी भी मना कर सकती थी। यहाँ तक कि शादी के मंडप से उठ के जा सकती थी, शादी से पहले मना कर सकती थी, शादी के बाद, मैं तो कह रही हूँ शादी भी हो गई थी उसके बाद भी कह सकती थी कि भाई देखो तुम मेरे को पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मारती तो ना मार, आपको जीवन कैसे ले लिया आपने किसी का, बेचारा मर चुका है। लेकिन वहां पे सुनिए कि लड़की ने पहले से ही रातों भर उस लड़के के साथ, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जो सिर्फ मात्र 20 साल का है। अब आप ये सोचिए कि 20 साल के लड़के के अंदर भी कितनी मैच्योरिटी होती थी। इसने उसे भी कई जगहों पे गुमराह किया होगा कि ऐसे इसको मार के मैं तेरे से शादी करूंगी, लेकिन पहले इसे मार के इसका तो माल हत्याएं, सीधी सी बात है, और फिर मैं तेरे से शादी कर लूँगी। जो कि ये पहला केस नहीं है, ऐसे सिमिलर मैं आपको 4 और केसेस बता सकती हूँ, तो वो बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे उस लड़की को शर्म नहीं आई कि मैं किसी के बेटे को क्यों मार रही हूँ। फिर वो इतनी दूर उसको वहाँ ले गई और मतलब टू एंड फ्रो की ट्रिप नहीं प्लान की थी उसने, सिर्फ 1 साइडेड टिकट ली। कोई लेता है 1 साइडेड, सब टू एंड फ्रो, घर वापस नहीं आना क्या? तो क्यों ली थी उसने ये सारी चाल? इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, अ प्री प्लान्ड मर्डर, जहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात रात काटी, रात रात बातें करके इसका प्लान बनाया। मेघालय पहुंच करके पूरे टाइम वो उसके साथ टच में थी। उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया हस्बैंड के साथ, उसे टालती रही इस बारे में, क्योंकि वो तो बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी। और वहाँ पर उसने हथियार ऑनलाइन मंगवाए, हर चीज प्लानिंग करी, और लड़के को कितनी बेदर्दी से मारा। उसके 2 हेड इंजरीज हैं। मेरी जब विपिन से बात हुई, उसके भाई से, उसने मुझे बताया कि लाश पे कीड़े चल रहे थे, बड़ी बेरहमी से कई जगह काटा हुआ था लाश को, और फेस पहचाना नहीं जा रहा था। बहुत बुरी तरीके से इसका मर्डर किया गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए थे वो बेशक अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन पैसे के लिए आज कितना गिर गए हैं हम। लेकिन जो इसकी मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ी गलती तो उसकी है, जिसने उसी के पैसे से उसको मरवा डाला।
किसी के बेटे को मरवा डाला। आज चाहे हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी रख दे तो क्या राजा रघुवंशी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। वो राजा रघुवंशी, राजा बेटा सभी के परिवारों में है, तो सभी सतर्क हो जाएं। आज राजा भैया थे, कल तुम्हारा राजा दुलारा होगा। अच्छा, ये महिलाओं को सॉफ्ट माना जाता था, कोमल हृदय की माना जाता था, पर इस तरीके की अगर हम पिछली कुछ घटनाओं को देखें तो ये जो मनोवैज्ञानिक चेंज आया है, इस तरीके की जो कदम लेने की हिम्मत आई है, करेज आई है, वो कैसे? एक्शन नहीं होता उनके अगेंस्ट, कोई मनोविज्ञान नहीं है इसमें। जब लड़कियां मर रही थी, जिस टाइम लड़कियों के साथ गलत हो रहा था, तो सारा पुरुष समाज उनके साथ खड़ा हुआ था। सारे कानून बने थे, सारे कानून बने थे। तब किसी ने कहा था कि कोई जो मनोविज्ञान है इसमें या क्या साइकोलॉजिकल है, कुछ नहीं है ना, बस मर्डरर है, रेपिस्ट है, हैंग करो इसे, यही कहते थे ना। तो अब बस लड़कियों की बारी आ गई है। अब लड़कियां ये कर रही हैं तो हमको क्यों डर क्यों रहे हैं हम? वो जो लड़की थी जिसने 7 खून किए, शबनम जी, आज तक उसको फांसी नहीं दी। फांसी होने वाली थी, रोक दी गई फांसी। जब हम फांसी ही नहीं दे रहे ऐसी महिलाओं की, 7 खून कर दिए मैडम ने, आप फांसी नहीं दे रहे, फांसी रुकवा रहे हो। आपके महंत ने ही रुकवाई है वो फांसी कि लड़कियों को फांसी नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? क्राइम हैज़ नो जेंडर। और अभी मैं ये फिर से बोल रही हूँ, सोनम जैसी, मुस्कान जैसी 8-10 लड़कियों को फांसी दे दीजिए। 8-10 बहुत कम कह रही हूँ, इससे भी ज़्यादा मात्रा में आपको लड़कियों को फांसी देनी पड़ेगी, जिससे कि एक नज़ीर पेश हो, एक मैसेज जाए कि गलत जो भी करेगा उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उन्हें फांसी की सजा होगी। मानव शर्मा 29 साल का लड़का, जिसकी शादी सिर्फ 1 साल, मात्र 1 साल, इतना तंग आ गया, इतना प्रताड़ित हो गया, इतनी बार उसने अपनी पत्नी को समझा दिया कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई तो एंड होगा। पास्ट छोड़ो, पास्ट को तो आजकल फेमिनिस्ट इतना जस्टिफाई करती है, पास्ट तो सबका होता है, पास्ट तो सबका होता है, पास्ट सबका होता है, लेकिन आप तो प्रेजेंट में 4 बॉयफ्रेंड के साथ सो रहे हो, कैसे बर्दाश्त करेंगे? भाई मत करो ना शादी, सिंगल रहो ना। आप तो प्रोग्रेसिव, प्लीज़, मेरा कोई महिलाओं से वैर नहीं है, मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन प्रोग्रेसिव महिलाओं से हाथ जोड़ के विनती है, आप मॉडर्न महिलाएं हैं, आप शादी ना करें। आप बहुत सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, बेटी हैं भारतवर्ष की, आपको हम पलकों पे बैठाते हैं। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कितना आगे बढ़ाया, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव्स लाए गए इस देश में। बेटी को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप इतनी आत्मनिर्भर हैं तो किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? आज डाइवोर्स में से एलिमनी निकाल दीजिए, ये सारी हत्याएं, आत्महत्याएं सब बंद हो जाएंगी। पैसा हटा दीजिए डाइवोर्स से। दूसरा एक और काम कर लीजिए, मैं सॉल्यूशंस पे आपको बता दूं, जिससे कि आपके व्यूअर्स भी इसके ऊपर चर्चा कर सके। सरकार को मजबूर करिए, अगर एलिमनी हटा देंगे आप, अगर पैसा हटा देंगे डाइवोर्स से, तो ये डाइवोर्स रेट बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपके परिवार बच जाएंगे। और जो अनगिनत पुरुषों की हत्याएं और आत्महत्याएं चल रही है इस देश में, वो भी बंद हो जाएगी। अगर आपने किसी वर्ग को, चाहे वो महिला हो, आपने उसको बढ़ावा देना है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसी और को कुचल के, सप्रेस करके तो नहीं बढ़ावा देंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेन की बात ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और सरकार को प्रेशराइज करिए जेंडर न्यूट्रल लॉज की। जिस दिन इस देश में जेंडर न्यूट्रल लॉज आ गए, जो यूसीसी है उसकी बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि वो समान नहीं है, जेंडर न्यूट्रल लॉज लेके आइए, और एक सरकार को पुरुष आयोग का गठन, मेंस कमीशन का गठन सरकार को करना चाहिए। एक पुरुष आयोग मैंने बनाया है, लेकिन उसमें हम कितने लोगों की मदद कर सकते हो, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। अगर हेल्पलाइन नंबर होता तो अतुल सुभाष हमारे बीच में होता, एआई इंजीनियर। आपको बताऊं, जब कोविड चल रहा था उस टाइम भी और उसके बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने आत्महत्या कर ली अपनी बीवियों की प्रताड़ना की वजह से। आप डॉक्टर्स की पूजा कर रहे थे, डॉक्टर्स कितने कम हैं आपके देश में, और फिर भी आप डॉक्टर्स को ही मरने पे मजबूर कर रहे हो ना। ये शर्माता है, डरता है। मैंने बोला तो सुनेगा कौन? बाकी बात तो सही है। आप सौरभ के परिवार से भी मिली थी, ठीक है, आप राजा के भाई से आपने बात करी थी, तो क्या उनके साथ समाज में, अभी आप बात करिए, साथ में खड़ा होना पड़ेगा जी, तो क्या उनके साथ
लोग खड़े हैं उनके साथ आगे लड़ने के लिए? इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। देखिए, हमारे देश में बदलाव जो आता है ना, बहुत मुश्किल से आता है। आप सोशल मीडिया पे बैठ कर के लिखते रहो कि राजा के साथ बहुत गलत हुआ, सौरभ के साथ बहुत गलत, मैं तो 2 दिन क्योंकि महिलाओं के साथ कोई घटना होती तो पूरा समाज खड़ा हो जाता है और वो ग्राउंड पे खड़ा होता है। यहाँ बस हम सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल देते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, वो उसमें वो लिख देते हैं, बस ग्राउंड पे कोई नहीं जाता। मेरे को याद है कि मैं 2 दिन मेरठ रह के आई, मैंने पूरा क्राइम सीन से लेकर के सौरभ के घर पे बहुत देर बिताई, वहाँ पे बहुत सारे पड़ोसियों से बात करी, सौरभ के परिवारजन से बात करी, उनकी मासी बुआ वो सब थे वहाँ पे, मामा, सबसे बात करी वहाँ पे। मेरे यूट्यूब चैनल बरखा 316 पे आप ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने मुस्कान के घर गई, फिर उसके बाद मैं पुलिस से भी मिली, बहुत सारे क्राइम सीन पे भी गई। तो मैं आपको बता दूं, पूरी गली जो थी, जो सौरभ जहाँ रहता था, वहाँ पे से हर एक बंदे ने मुझे यही बोला कि जो माँ बाप हैं बहुत लड़ाई करते थे, लड़की बहुत लड़ाई करती थी, बहुत गाली उली देती थी, बहुत परेशान करती थी। और 2021 में सौरभ ने थक हार के, मजबूर होकर के, क्योंकि ये लड़की 2-3 बार भाग चुकी है घर से और इसके भी बहुत सारे लोगों के साथ भागी है और 9वीं फेल थी मुस्कान, तो थक हार के 21 में उसने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया था। अब ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो होती है वो उसके बाद ही होती है, क्योंकि अगर महिला डाइवोर्स फाइल करे ना तो वो प्रोग्रेसिव है। अब आप भी ग्रेट डिवोर्स के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी महिलाएं आजकल ये लिख रही हैं 51 की उम्र में कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मुझे एलिमनी दो और मेरा हिस्सा दो और बस मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहती हूँ। तो मतलब आपने गन्ने की तरह चूस लिया उस आदमी को, अब बुढ़ापे में इतना हैंडीकैप हो गया, उसको आप ही के साथ रहना पसंद आ गया है और आप उसे कह रही हम तो छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ही गलत है। आपको मालूम है डिवोर्स के सबसे ज्यादा मामले किन कारणों से आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस जी सबसे ज्यादा, और छोटी छोटी बातों को बहुत तूल दिया जाता है। और उसमें एक लाइन जो है, जो मैंने रोज सुनी है, रोज डेली बेसिस पे, मैं तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी बहन को और तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। सारा सिस्टम बहुत बायस्ड है, कहीं पे भी चले जाइए आप, पुलिस स्टेशन में महिला जाती है, उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखी जाती है और फिर हस्बैंड की फैमिली को हैरेस किया जाता है। आज भी रात के 12-12 बजे अरेस्ट करने जा रही है पुलिस, अरनेश कुमार की जजमेंट आने के बाद भी कि आप नहीं जा सकते हैं ऐसे अरेस्ट करने, बिना आप नोटिस सर्व किए नहीं जा सकते। आज भी अरेस्टिंग हो रही है भारत में, आज भी हो रही है ऐसी अरेस्टिंग, और ये इलीगल अरेस्ट होता है। तो क्या करें कि इतना सिस्टम जो है, इस सिस्टम में इतना पैसा है, 498 जो 95% जो मिसयूज होता है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरा करप्टेड माहौल है हर जगह। इस माहौल को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को जमीन पे उतरना पड़ेगा। तो भाइयों, स्पीक अप। एक तो पुरुष समाज बोलता ही नहीं है, महिलाओं को तो इतनी सी खरोच आ जाए वो पूरा हिला देती है सिस्टम, पूरा सिस्टम हिला देती हैं। और ये पुरुष जो है ना, बस घर में बैठ के रोते रहते हैं। मर्द को बहुत दर्द होता है और वो रोता है, लेकिन मर्द का दर्द दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई नहीं देता, और वो रोता है तो देखने वाला कौन है या सुनने वाला कौन है, उसकी बात सुनेगा कौन? अगर आप एक हेल्पलाइन नंबर देते, वहाँ 10 काउंसलर को बैठाइए, देखिए उन 10 काउंसलर ना 1 महीने में भाग जाएंगे। सौरभ राजपूत के केस में वापस आते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि कितना ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था, कितना परेशान हो गया था, अपनी बेटी को लेके उसके मन में बड़ी चिंता थी। वो मर्चेंट नेवी था। जी हाँ, तो सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में, ना पैसों की कमी ना कुछ। जी, मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड था साहिल, आप उसको देख लीजिए। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी का लड़का, और दूसरा आप इधर राजा रघुवंशी के केस में कहाँ राजा और कहाँ राज कुशवाहा। तो जब महिलाएं इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिजियल अफेयर में ही बोलूँगा मैं, जब एक्स्ट्रा मैरिजियल अफेयर में जाती हैं तो उनको क्या सोच, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते राजा रघुवंशी एंड राज कुशवाहा को या फिर सौरभ राजपूत को क्या कहते हैं साहिल के साथ। तो उनके दिमाग में क्या चलता है? प्यार अंधा होता है, मतलब किसी के साथ भी पैसा और लस्ट दिमाग में कूट के भर गया। पैसा, इन दोनों के पास तो पैसा भी नहीं था। नहीं, इन दोनों के पास नहीं है तो हस्बैंड के पास तो है ना। नहीं, हस्बैंड उसको लूटो, उसको लूटो। हर केस में तो आप क्या सिर्फ 2 केसेस, मैं कह रही हूँ हर केस में जो नॉर्मल केसेस भी होते हैं डाइवोर्स में, एक को लूटो। 17 शादियां एक ही लहंगे में कर ली, मुंबई में फ्लैट खरीद लिया, तो इतनी लूट खसूट मचाई हुई है। ये इजी अर्निंग
स्कीम है। आप पूरी ज़िंदगी 7 पुश्ते नहीं कमा पाओगे जितना एक रेप केस डाल करके 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपए की डिमांड होती है। आप पूरी ज़िंदगी आपकी 7 पुश्ते नहीं कमा सकते जितनी ये 5 मिनटों में। रेप केस इज़ ईजियर दैन डिलीवरिंग पिज़्ज़ा। अब सौरभ पे आ जाइए, इतना खुशहाल परिवार। राजा पे आ जाइए, इतना खुशहाल परिवार, कितना अच्छा बिजनेस फैमिली है राजा के। क्या ज़रूरत है तुम ऐसी लड़कियां ऐसे लड़कों को ताक रही होती हैं कि अब मुर्गा फंसेगा, अब इसे हम शादी करेंगे और फिर उसके बाद इसको लूटेंगे, क्योंकि शादी के बाद तो लीगल लूट चालू हो जाती है ना, क्योंकि आप मेंटेनेंस, अभी तो ये मर गया बेचारा, अगर वैसे अलग हो जाती तो ये सब चल रही होती हैं। बहुत पैसे की आप फोर्स करते हैं कि एलिमनी लेनी है, मुझे मेंटेनेंस लेनी है। जैसे मैंने आपको हरियाणा के गाँव का जो केस बताया था, जो तीनों लोगों ने, माँ बाप और लड़के ने, मतलब मैं आज तक भी उन माँ बाप की फ़ोटो नहीं मेरे दिमाग से निकल पाई है। 52 ईयर्स की माँ थी, बस बहुत ही यंग माँ थी वो। कितना प्रताड़ित हो गई, क्योंकि वो लगातार पुलिस को बता रहे थे कि हमारी बहू बहुत परेशान कर रही है, जबकि 5-6 लाख रुपए भी दे चुके थे वो बहू को। गांव का है ये, और गांव के परिवेश में 5-6 लाख काफ़ी रकम होती है। उसके बाद ये लड़की ने इतना प्रताड़ित किया, आखिरी जब ये थक हार गए, पुलिस इनकी नहीं सुन रही थी, कुछ भी नहीं साथ दे रहा, समाज भी नहीं साथ दे रहा, और लड़की ने, मतलब बहू ने, फादर इन लॉ के गले में जूते की माला डाल दी। बहुत ह्यूमिलेट हुआ था वो, फिर वो टूट गए और उन्होंने, तीनों ने ये डिसाइड किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम मर जाते हैं, और उन्होंने कीटनाशक दवाई पी और मर गए। सर्वजीत जो तिलक नगर की रेड लाइट पे खड़ा था, उसके साथ भी तो यही हुआ था। आप जहाँ 100 लोग खड़े होते हैं रेड लाइट पे, तिलक नगर बहुत ही बिजी रेड लाइट है, वहाँ डे लाइट में आप मोलेस्टेशन कर सकते हो किसी का? नहीं। लेकिन वो दिल्ली का दरिंदा आज भी है। अगर वो दिल्ली की सड़कों में निकल जाए तो उसे बोला जाएगा दिल्ली का दरिंदा। आज वो दिल्ली छोड़ के जा चुका है, मजबूर कर दिया समाज ने उसे दिल्ली छोड़ने के लिए। उसने मोलेस्टेशन तो किया ही नहीं था, लेकिन उसे, क्योंकि जसलीन कौर एक लड़की थी, उसने बोल दिया कि इसने मेरा मोलेस्टेशन किया, तो इसे अरेस्ट कर लिया गया और इसे दिल्ली का दरिंदा बना दिया गया। मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा हुई। तो पुरुषों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और क्या किया जाए ताकि वो लोग अपनी आवाज़ उठा सकें? देखिए, ये जो जेंडर है ना, ये एक तो यूनाइटेड नहीं है, दूसरा ये पता नहीं इनको शर्म आती है। स्पीक अप मैन मैंने करोड़ों बार कह दिया। अपनी कहानियों को लिखना शुरू करो, अपनी कहानियों को बताना शुरू करो। हर एक पुरुष जो इस देश में रहता है उसके पास एक कहानी है। हर एक पुरुष यातनाएं झेल रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे सड़क पर, कहीं पे भी हर एक के पास कहानी है, लेकिन वो उस कहानी को छुपा के बैठा है। मेरे पास जब भी अक्सर विक्टिम्स आते हैं तो वो बोलते हैं मेरे, अब वो जैसे कि कई बार मीडिया से होते हैं या मुझे जानते होते हैं, हर एक पॉलिटिशियंस भी होते हैं उसमें, कई एक्टर्स की भी मैसेज फ़ोन आते हैं, तो जैसे वो बोलते हैं कि ना, अपना नाम नहीं बताएंगे, कहेंगे मेरे दोस्त के साथ हो रहा है ऐसा, तो हमें एडवाइस चाहिए। वो मैं तो बिल्कुल मतलब समझ इतना जाती शाई हूँ, करते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स नहीं बयान कर पाते। ओपन अप नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये हमने बना रखा है ना, मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपनी बात नहीं बता सकता, अपनी सफरिंग्स नहीं बता सकता, तुम चुप रहो, तुम मर्द हो, तुम तो पावरफुल हो, तुम कैसे टूट सकते हो। या एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप टूट जाता है तो लड़के को रोने भी नहीं देते कि तुम नहीं रो सकते। अरे भाई, क्यों नहीं रो सकता? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? या मर्द के अंदर इमोशन नहीं होते क्या? बहुत ही इमोशनल प्राणी है। अच्छा, जब पेरेंट्स देखते हैं कि हमारी बेटी या बेटा ऐसा है, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो उसको एक सही राह दिखाने की बजाय वो सोचते हैं ना, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं उनसे ये सवाल पूछा था क्योंकि वो कह रहे थे, मेरे जाते सार, मेरे को देखते सार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, मुस्कान को फांसी दो, मुस्कान को फांसी दो। तो मैंने बोला कि मुस्कान के पिताजी को बोला मैंने कि क्या आप कोर्ट में भी जाके ये बात बोलेंगे कि बस अभी आप मीडिया के सामने ऐसी बातें रख रहे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कोर्ट में भी जाऊँगा। मैंने कहा देख लीजिए मेरा चेहरा अच्छे से, कोर्ट में मैं ही मिलूँगी आपको, कोई मिले ना मिले। तो उन्होंने बोला नहीं, हाँ ज़रूर हम फांसी की मांग करेंगे। मुस्कान ने बहुत गलत किया है, हमारा बेटा जैसा था सौरभ। तो मैंने कहा कि आपकी बेटी गलत थी, आपको ये बात मालूम थी? कहते हैं हाँ, हमें डे वन से पता थी कि हमारी लड़की बहुत गलत है और सब बहुत गलत कर रही है लड़के के साथ, और हम सौरभ को भी समझाते थे कि इसे छोड़ दो। तो मैंने कहा कि जब आपको पता था अपनी बेटी, मुस्कान के फादर सौरभ को समझाते थे? हाँ, ओके। तो तभी तो उसने डाइवोर्स फाइल किया था।
तो वो कहते हैं कि मैंने कहा आपको अगर आप समझाते तो आज ये हत्या का कांड ही ना होता, तो आपने समझाया क्यों नहीं? आप तो वहाँ खुद जाके लड़ते थे उनके घर पे, गली में जाकर के। मैंने गली वालों से बात करी है, बहुत अब्यूज़ करते थे उन लोगों को, आप सब तो उनके साथ खुद ही लड़ते थे। एक्चुअली मुस्कान तो रहना ही नहीं चाहती थी। जो मुस्कान की सास थी वो घर का खाना सारा काम वो करती थी। कौन सी सास इतना काम करेगी और क्यों करेगी? फिर भी उसने उसके बेटे को मार डाला और वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगर घर में रहती तो कुछ भी देख रेख सास ससुर को पता चल जाता ना कौन मिलने आ रहा है। तभी वो अलग रूम ले करके और वहाँ पे रहती थी, और वहाँ पे अनेकों तरीके के जो गलत काम होते हैं वो हुआ करते थे, और उसकी बेटी की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया में जिस टाइप के कंटेंट बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है हमारे समाज में एक सोच का, एक बदलाव का? बिल्कुल। आप देखिए ड्रम के ऊपर कितने मीम्स आए थे। शर्म कर लो, अगर कोई महिला मर गई होती तो आप ऐसे मीम्स बनाते? पुरुष की तो मरने का भी आपने अट्टहास बना रखा है, हास्यात्मक बना रखा है आपने। आपको दर्द नहीं है उसके मरने का। कल तुम्हारे घर का बेटा होगा, जो भी ये बना रहा है, कल तुम्हारा नंबर आएगा। सोचो, मत बनाओ ऐसा कंटेंट, गंदा कंटेंट, अश्लील कंटेंट भी महिलाएं जो डाल रही हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कल को तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन ये सब डालेगी तब तुम्हें अच्छा लगेगा। आज तुम डाल रही हो चंद पैसों को कमाने के लिए, गलत है। ये जो रील बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, रील बनाते हुए, उन जो लड़कियों को आज से कुछ साल पहले ट्राई रूम या होटल में कपड़े चेंज करने जाती थी तो 100 बार चेक करती थी कहीं कैमरा तो नहीं लगा। आज किस ओर जा रहा है देश? चंद पैसों के लिए, चंद एक फेम और जल्दी पैसा कमाने की होड़ में महिलाएं किधर और निकल गई है। ऐसी महिलाएं क्या एक अच्छी माँ बन सकती हैं? और जब माँ ही सही दिशा नहीं दिखाएगी बच्चे को तो बच्चा क्या करेगा? न्यायालय, कोर्ट सारे बच्चे माँओं को देता है तकरीबन। ओके। तो माँओं को बच्चे मिलते हैं तो क्या माँ अकेली संस्कार दे सकती है उस बच्चे को? संस्कार अच्छे देने के लिए माँ और पिता दोनों की ज़रूरत है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि शेयर्ड पेरेंटिंग करिए। संस्कार कभी भी अकेले माँ नहीं दे सकती, कभी भी पिता अकेले नहीं दे सकता, उन दोनों को। इसीलिए मैं कहती हूँ डाइवोर्स मत करो, अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करो। अच्छा, वो जो 10 साल 5 साल बाद भी तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कोर्ट खेलते खेलते कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करते हो, तो पहले दिन कर लो, बच्चे के लिए इकट्ठा रह लो, क्यों तोड़ रहे हो फैमिली? अच्छा, दूसरे के साथ शादी करके क्या बहुत अच्छा भविष्य बन जाता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, आजकल तो थम ही नहीं रहे लोग। अच्छा, जो हमने इतनी सारी घटनाओं पे बात किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपस में बात करें, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, तो शायद इन घटनाओं से बचा जा सकता है? देखिए, पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे के कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करें। हमारे बीच में कोई जेंडर वॉर नहीं है। जेंडर वॉर क्रिएट किया जा रहा है। अब ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गैर सामाजिक संस्थाएं, सरकार को बहुत सारे प्लान्स लेके आने पड़ेंगे, जागरूकता अभियान करने पड़ेंगे, जिससे कि हम लड़कियों को समझा सकें कि जिस ओर जा रही हैं वो गलत है। परिवार बचाएं, समाज बचाएं, देश बचाएं। ये देश बहुत ही खूबसूरत है और यहीं पे फैमिली कल्चर है। नंबर तो सबका आएगा। जागो जागो जागो, सड़कों पे उतरो, मांग करो, पुरुष आयोग की मांग करो। और मैं आपको साफ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे जो सरकार बनाएगी उसमें कोई औधा नहीं चाहिए। किसी को लग रहा हो ये इतना बोल रही है, इतना ज़्यादा कर रही है काम, तो इसको कुछ बनना है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना, क्योंकि एक महिला पुरुष का दर्द समझ ही नहीं सकती। एक पुरुष ही पुरुष का दर्द समझ सकता है। और मैं उस दिन को बहुत जल्द देखने वाली हूँ। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है जब सरकार एक पुरुष आयोग का गठन करेगी। और मेरी 2 ही तो मांगे हैं, और समान कानून, क्योंकि विक्टिम कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए एम्पैथेटिक हैं, पुरुष के लिए एम्पैथेटिक नहीं है। क्यों नहीं हमारे में दर्द आता मन में जब वो पुरुष एक विक्टिम होता है? और हम हमेशा ये क्यों मानते हैं कि जो महिला कह रही है वो सत्य है और जो पुरुष कह रहा है, और पहले दिन से ही हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं। ये जो मानसिकता है, इसको बहुत बदलने की कोशिश करी, और इसी वजह से आज कहीं भी ऐसा कुछ होता है वो लोग खुद ही मुझसे कनेक्ट करते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता।
तो बेसिकली ये जो मानसिकता है, ये जो माइंडसेट आजकल समाज में चल रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। जी। और जब ये माइंडसेट चेंज होगा, जब ये समझा जाएगा कि महिला और पुरुष दोनों इक्वल हैं, दोनों के लिए बराबर लॉ है, तो हम आगे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम।